कभी कभी जंगल के बीच छिपे रहस्य सिर्फ पेड़ों या जानवरों के नहीं होते। कभी कभी वो रहस्य इंसान छोड़ जाते हैं और उन्हें ढूंढने में सालों लग जाते हैं। साल था 2024। येलोस्टोन नेशनल पार्क के उत्तरी इलाके में कुछ शिकारी एक बड़े भूरे भालू का पीछा कर रहे थे। वो भालू बार बार आसपास के खेतों के पशुओं पर हमला कर रहा था। जंगल के लोग उसे समस्या भालू कहते थे और वन विभाग ने उसे मारने की अनुमति दे दी थी। शिकार हुआ, भालू गिरा। सबको लगा कि यह एक सामान्य वन्यजीव नियंत्रण का मामला है, लेकिन जब उस विशाल भालू का पेट काटा गया तो जो चीजें अंदर से निकलीं, उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे 8 साल पहले बंद कर दिया गया था। जीव वैज्ञानिक हैरान रह गए। भालू के पेट में जानवरों का मांस नहीं था, बल्कि थे सिंथेटिक कपड़े के टुकड़े, जैसे किसी ट्रेकिंग जैकेट या बैकपैक का हिस्सा हो। और फिर उन्हें मिला एक धातु का छोटा टुकड़ा। धोने पर साफ हुआ तो पता चला वो एक दांत का टाइटेनियम इम्प्लांट था, जिस पर उकेरा था एक सीरियल नंबर। बस वही नंबर। यही वो सुराग था जिसने 8 साल पुराने गुमशुदगी के केस को फिर से जिंदा कर दिया। वो इम्प्लांट किसी जानवर का नहीं था, वो इंसान का था, और उसका नाम था डेनियल मूर। और इस एक सुराग ने खोल दी 2016 की एक ऐसी कहानी जो भालू से ज्यादा डरावनी थी। अगस्त 2016, येलोस्टोन नेशनल पार्क का वो हिस्सा जिसे लोग बीचलर नदी ट्रेल कहते हैं। एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक इलाका। घने जंगल, दलदली ज़मीन, जंगली जानवरों की सरसराहट, और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। यही जगह चुनी थी डेनियल मूर और उनकी पत्नी सवाना मूर ने। दोनों साउथ कैरोलिना के रहने वाले थे। डेनियल एक प्रोग्रामर था, सॉफ्टवेयर में काम करता था। सवाना एक ग्राफिक डिजाइनर थी, रचनात्मक और शांत स्वभाव की। दोनों शहरी जिंदगी से थक चुके थे। उनके लिए ये ट्रिप एक ब्रेक था, एक मौका था खुद को फिर से पाने का। उन्होंने 3 दिन का ट्रेक तय किया, बीचलर नदी ट्रेल के रास्ते। यह जगह हर ट्रेकर के लिए चुनौती मानी जाती है, जहां दिन में भी घना सन्नाटा होता है और रात में सिर्फ नदी की आवाज सुनाई देती है। 15 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्रेल हेड पर एंट्री एंट्री दर्ज कराई। उनके पास 3 दिन का खाना, अतिरिक्त पानी, नक्शा और पूरा हाइकिंग गियर था। वे अनुभवी थे, लापरवाह नहीं। येलोस्टोन के रेंजर माइक डोनोवन ने उन्हें आखिरी बार देखा था। वो अपनी नियमित गश्त पर था जब उसने एक मुस्कुराता हुआ जोड़ा देखा, डेनियल और सवाना। उन्होंने उससे एक सवाल किया, क्या उसे पता है किसी छिपे हुए गर्म झरने का रास्ता? एक ऐसा झरना जो किसी नक्शे पर नहीं था। माइक ने उन्हें बताया कि वो झरना पार्क के उत्तरी कोने में है, लेकिन रास्ता मुश्किल है। डेनियल ने मुस्कुराकर कहा, हम संभाल लेंगे। दोनों आत्मविश्वास में थे, अच्छे मूड में थे। माइक ने उन्हें शुभकामनाएं दी और वो दोनों जंगल में आगे बढ़ गए। और यही था उनका आखिरी संपर्क। गुरुवार, 18 अगस्त। डेनियल और सवाना को लौट आना था, लेकिन वो नहीं आए। पहले किसी ने चिंता नहीं की। कई बार हाइकर्स देर से आते हैं। कभी मौसम रुकावट बनता है, कभी कोई नया रास्ता देखने का मन कर जाता है। पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए और 6 घंटे बाद भी कोई खबर नहीं मिली, रेंजरों ने अलार्म बजा दिया। उनकी कार, एक पुराना सुबारू, अभी भी पार्किंग में खड़ी थी। अंदर रोड मैप, पानी की बोतलें, सिक्के, सब वैसा ही। कुछ भी असामान्य नहीं। अगली सुबह खोज अभियान शुरू हुआ। 6 रेंजर और 2 वॉलंटियर बीचलर नदी ट्रेल पर निकल पड़े। आकाश साफ था, मौसम मददगार। सबको उम्मीद थी, शायद जोड़ा रास्ता भटक गया हो या किसी जगह फंस गया हो। लेकिन जो उन्होंने पाया, वो किसी को भी परेशान कर देने के लिए काफी था। तंबू अब भी खड़ा था, लेकिन प्रवेश द्वार के पास एक हिस्सा पिघला और जला हुआ था, लगभग 1 फुट का क्षेत्र, जैसे किसी ने जलती चीज उस पर फेंकी हो। तंबू के चारों ओर सब कुछ बिखरा था, स्लीपिंग बैग बाहर निकले हुए, खाने के पैकेट फटे हुए, सूखी चावल, पास्ता और सूखे फल घास पर फैले हुए।
पर किसी ने वो खाना खा नहीं रखा था। अगर कोई भालू आया होता तो खाना खत्म होता, पैकेट फटे नहीं रहते। कुकिंग पॉट पास में पड़ा था, थोड़ा दबा हुआ। बैकपैक पेड़ से टिके थे, खुले हुए, कुछ सामान निकला हुआ और फेंका गया। रेंजर अनुभवी थे। उन्होंने भालू के सैकड़ों हमले देखे थे, पर यह दृश्य उनमें से किसी जैसा नहीं था। भालू के हमले में सब कुछ तहस-नहस होता है, तंबू फट जाता है और जमीन पर पंजों के निशान साफ दिखते हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं था। यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने गुस्से में सब बिखेर दिया हो, या जैसे किसी ने अचानक डरकर भागने की कोशिश की हो। लेकिन संघर्ष का कोई निशान नहीं था। कोई खून नहीं, कोई जानवर के कदमों के निशान नहीं। कुत्ते बुलाए गए। उन्होंने तंबू के पास से गंध उठाई, नदी तक गए और फिर अचानक रुक गए। गंध वहीं खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे डेनियल और सवाना नदी में उतरे हों और गायब हो गए हों। खोज टीम ने अगले कुछ दिनों में पूरा इलाका छान मारा। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, वॉलंटियर, सैकड़ों लोग लगे। हर गुफा, हर दरार, हर झाड़ी को देखा गया। लेकिन न कपड़े मिले, न कोई हड्डी, न कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कुछ भी नहीं। जोड़ा जैसे धरती से गायब हो गया हो। अब तक कहानी 2016 के पहले सप्ताह तक पहुंच चुकी है, जहां उम्मीद धीरे धीरे शक में बदल रही थी। 3 दिन की खोज अब एक रहस्य बन चुकी थी। क्या मिला जब खोज गहराई में गई, और कौन था वो अकेला व्यक्ति जो उनके पास कैंप कर रहा था, जिसका नाम बाद में बन गया सबसे बड़ा संदिग्ध। 3 दिन बीत चुके थे और डेनियल और सवाना मूर का कोई अतापता नहीं था। अब तक उनकी गुमशुदगी को सामान्य नहीं माना जा रहा था। येलोस्टोन पार्क की रेंजर टीम ने पूरा प्रोटोकॉल शुरू किया, मिसिंग हाइकर्स प्रोटोकॉल। उनकी कार वहीं थी, उनका रजिस्ट्रेशन सही था, पर उनके कदमों के निशान तीसरे दिन के बाद गायब हो गए थे। खोज अभियान की शुरुआत। शुक्रवार की सुबह 6 रेंजर, 2 वॉलंटियर और एक ट्रैकिंग डॉग टीम बीचलर नदी ट्रेल पर रवाना हुई। यह ट्रेल वैसे भी खतरनाक माना जाता है। दलदली जमीन, तेज बहाव और चट्टानों के बीच छिपी गुफाएं। टीम का उद्देश्य था उनका ठिकाना ढूंढना, या कम से कम यह समझना कि क्या हुआ होगा। उन्होंने मूर दंपत्ति के बताए हुए रास्ते का अनुसरण किया। पहले दिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक वे उस जगह पहुंचे जहां माना जा रहा था कि उन्होंने दूसरी रात बिताई होगी। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई कैंप फायर, न किसी खाने का निशान, सिर्फ कुछ छोटे दबे निशान मिट्टी पर, जैसे किसी ने हाल में टेंट लगाया और फिर जल्दी जल्दी सब समेट लिया हो। टीम ने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया और 2 घंटे बाद पहुंची उस इलाके में जहां डेनियल और सवाना उस छिपे हुए गर्म झरने के बारे में पूछने आए थे। वहां एक छोटी सी ढलान के नीचे, नाले के किनारे, टीम को मिला उनका कैंप साइट। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, वो कैंप साइट सामान्य नहीं था। वो दृश्य रेंजरों को हिला देने वाला था। तंबू अब भी अपनी जगह पर था, लेकिन उसका एक कोना पिघला और जला हुआ था। लगभग 1 फुट का इलाका। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलती चीज फेंकी हो, या शायद कुछ जलाने की कोशिश की हो। तंबू के आसपास सामान बिखरा पड़ा था, स्लीपिंग बैग खुले हुए, खाने के पैकेट फटे हुए, लेकिन खाना छुआ भी नहीं गया था। कुकिंग पॉट पास में उल्टा पड़ा था और बैकपैक आधे खुले हुए। कुछ कपड़े और चीजें घास पर फेंकी हुई थीं। यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं लग रहा था। भालू हमला करता तो तंबू फट जाता, खाना खत्म होता और आसपास पंजों के निशान होते। लेकिन यहां सब कुछ साफ सुथरा लग रहा था, बस अस्त-व्यस्त। कुत्तों को बुलाया गया। उन्होंने तंबू से गंध पकड़ी, रास्ते का पीछा किया, करीब 30-40 गज तक, फिर नदी के किनारे पर रुक गए। और फिर कुछ नहीं। गंध वहीं खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नदी तक आए हों और वहीं गायब हो गए हों। जांच का दायरा बढ़ता गया। अब खोज केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह संभावित आपराधिक जांच बन गई थी।
हेलीकॉप्टरों ने ऊपर से पूरे क्षेत्र की स्कैनिंग की। वॉलंटियर टीमों ने नदी के बहाव तक खोज की। डाइविंग टीमें आईं, क्योंकि शक था कि शायद वे नदी में बह गए हों। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न कपड़े, न उपकरण, न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहां तक कि उनका छोटा सा कैमरा भी नहीं। संभावनाएं और सिद्धांत। अब जांचकर्ताओं के सामने 3 प्रमुख सिद्धांत थे। दुर्घटना का सिद्धांत, शायद वो किसी फिसलन भरी चट्टान से गिर गए हों या नदी के तेज बहाव में बह गए हों। पर सवाल ये था, अगर ऐसा हुआ तो उनका कैंप इतना अजीब क्यों दिख रहा था? जानवर का हमला, पर भालू के हमले जैसा दृश्य नहीं था। न पंजों के निशान, न खाने के अवशेष। फाउल प्ले, अपराध। शायद उनका सामना किसी और इंसान से हुआ हो, किसी अजनबी से, और उस व्यक्ति ने उन्हें मार दिया हो। तंबू जलाना शायद सबूत मिटाने की कोशिश रही हो, पर सबूत एक भी नहीं था। न खून, न लाश। दिन बीते, फिर हफ्ते। मौसम बदला, सर्च ऑपरेशन छोटा पड़ गया। अब केवल कुछ पोस्टर रह गए थे। मिसिंग कपल, डेनियल और सवाना मूर। उनके परिवार ने उम्मीद छोड़ी नहीं थी, लेकिन केस धीरे धीरे कोल्ड केस में बदल गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क की फाइलों में यह एक और अधूरी कहानी बन गई, एक और रहस्य। 2024 का वसंत, एक अप्रत्याशित मोड़। 8 साल बीत चुके थे। न कोई नया सुराग, न कोई गवाह। और फिर एक किसान ने फोन किया। वो बोला, मेरा मवेशी बार बार मारा जा रहा है। कोई बड़ा भालू है जो रात में खेत में आता है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यह येलोस्टोन का उत्तरी हिस्सा था, बीचलर ट्रेल से लगभग 60 मील दूर। टीम को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक भालू नहीं, बल्कि 8 साल पुराने रहस्य के जवाब के करीब जा रही है। उन्होंने उस भालू का पीछा किया, दिन भर ट्रैक किया, और आखिरकार उसे निष्क्रिय किया। वो एक विशालकाय नर ग्रिजली था, करीब 500 पाउंड वजन का। शव को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां हर शिकार की तरह उसकी जांच की जानी थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बीमार तो नहीं था। जब जीव वैज्ञानिकों ने उसका पेट खोला, तो शुरुआत में सब सामान्य लगा। अंदर कुछ पशुओं के अवशेष थे, पर जैसे जैसे गहराई में देखा गया, उन्होंने पाया कुछ अजीब टुकड़े। नीले रंग के सिंथेटिक कपड़े जो पूरी तरह सड़े नहीं थे। और फिर एक छोटा धातु का टुकड़ा। वो था दंत प्रत्यारोपण। धातु पर हल्की खुदाई थी, एक सीरियल नंबर। जीव विज्ञानी तुरंत रुक गया। ऐसी चीज भालू के पेट में नहीं होनी चाहिए थी। उसने सब कुछ सील किया और सूचना भेजी पार्क काउंटी शेरिफ ऑफिस को। रियल नंबर से सच निकलना शुरू हुआ। हर मेडिकल इम्प्लांट पर एक पहचान नंबर होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो किस क्लिनिक से बना और किस मरीज को लगाया गया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उस सीरियल नंबर की जांच की। कई घंटों बाद जवाब मिला। वो इम्प्लांट चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना के एक डेंटल क्लिनिक से आया था। जब क्लिनिक के रिकॉर्ड देखे गए, तो एक नाम सामने आया, डेनियल मूर। 8 साल बाद वो जोड़ा फिर खबरों में था। मीडिया में सुर्खियां चलने लगीं, येलोस्टोन के भालू के पेट से मिला लापता पर्यटक का सुराग। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सवाल था, अगर भालू को बीचलर ट्रेल से 60 मील दूर मारा गया, तो डेनियल के अवशेष वहां कैसे पहुंचे? नई खोज और भयावह सच्चाई। FBI और वायोमिंग पुलिस ने फौरन नई जांच शुरू की। इस बार यह लापता व्यक्ति का केस नहीं था, यह हत्या की जांच थी। टीम ने उस इलाके में दोबारा खोज शुरू की, जहां भालू को मारा गया था। ड्रोन, थर्मल कैमरे और शवों की गंध पकड़ने वाले कुत्ते लगाए गए। तीसरे दिन एक कुत्ता कुछ सूंघता हुआ गिरे हुए पेड़ों की ओर भागा। वहां खुदाई शुरू हुई, और जो मिला उसने सबको रोक दिया। वो एक मानव खोपड़ी थी, काई से ढकी, मिट्टी में धंसी हुई, पर लगभग सुरक्षित। खोपड़ी लैब भेजी गई, और जब फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उसे साफ किया, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ऊपरी हिस्सा काट दिया गया था,
कान से कान तक एक सीधा क्षैतिज कट। न कोई गिरने का निशान, न जानवर के दांत का सबूत। यह काम किसी इंसान का था, किसी उपकरण से किया गया कट। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा, यह सर्जिकल नहीं है, यह किसी आरी का काम है, संभवतः बड़ी की आरी। डीएनए टेस्ट हुआ, खोपड़ी सवाना मूर की निकली। यानी अब दोनों के अवशेष एक ही क्षेत्र में पाए गए थे, जहां से वे 8 साल पहले गायब हुए थे, लेकिन 60 मील दूर। और सबसे डरावना हिस्सा यह था कि उनके शवों को मृत्यु के 1 साल बाद काटा गया था। जब 2024 में सवाना मूर की खोपड़ी और डेनियल के दांत का इम्प्लांट मिला, तो यह अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक क्राइम केस बन चुका था। एफबीआई ने पुरानी सभी फाइलें दोबारा खोलीं, 2016 के उन सभी दस्तावेजों को जिन्हें कभी कोल्ड केस कहकर बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे एजेंट पुराने बयान, पुराने रिकॉर्ड और पुराने नामों को देखने लगे, एक नाम बार बार सामने आने लगा, मार्कस थॉर्न। मार्कस थॉर्न, 2016 में 42 साल का आदमी, जो इडाहो से आया था। वह उसी समय उसी ट्रेल पर मौजूद था जहां डेनियल और सवाना गायब हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार उसने अपना तंबू उनके कैंप से लगभग आधा मील दूर लगाया था। वह अकेला था, एकांत प्रिय, कम बोलने वाला व्यक्ति। 2016 में जब मूर दंपत्ति गायब हुए, तो रेंजरों ने थॉर्न से संपर्क किया। उसने बताया कि उसने कुछ आवाजें सुनी, लेकिन उन्हें सामान्य समझा। उसने कहा, मुझे लगा वो दूसरे हाइकर्स हैं। उसने कोई चीख, कोई संघर्ष नहीं सुना। उस वक्त उसकी बात में कुछ संदिग्ध नहीं लगा, और जांच वहीं बंद कर दी गई। थॉर्न ने कुछ दिनों बाद पार्क छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में लौट गया। फिर बीते 8 साल। जब 2024 में केस दोबारा खुला, एफबीआई ने तय किया कि थॉर्न से फिर संपर्क किया जाए। लेकिन अब एक नई समस्या थी, वो व्यक्ति गायब था। एफबीआई एजेंट जब उसके पुराने पते पर पहुंचे, तो वहां एक छोटा सा किराए का घर था, इडाहो के एक शांत, ग्रामीण इलाके में। घर बंद था। मकान मालिक ने बताया, वो एक दिन बस चला गया, कुछ सामान पैक किया और फिर कभी नहीं लौटा। अंदर का दृश्य रहस्यमय था। घर साफ था, लेकिन फ्रिज में सड़ा हुआ खाना पड़ा था। कुछ जरूरी सामान जैसे कपड़े, औजार और व्यक्तिगत चीजें सब गायब थीं। उसकी कार, एक पुराना फोर्ड पिकअप ट्रक, कुछ महीने बाद मिली, कनाडा की सीमा से 20 मील पहले, एक सुनसान लॉगिंग रोड पर। कार अंदर से बिल्कुल साफ थी। एक भी उंगलियों का निशान नहीं, एक भी बाल नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं। सब कुछ ऐसे साफ किया गया था जैसे किसी ने अपने निशान मिटाने की कसम खाई हो। अब एफबीआई के पास 2 बातें साफ थीं। थॉर्न मूर दंपत्ति के पास कैंप कर रहा था उसी रात जब वे गायब हुए। और उसका खुद का गायब होना वही समय था जब फॉरेंसिक ने तय किया कि शव काटे गए थे। यानी 2017 की गर्मी। थॉर्न, वो व्यक्ति जिसने सच्चाई को दफनाया। जांच में पाया गया कि थॉर्न पहले एक बड़ी के रूप में काम करता था। उसे आरी, हैक्सॉ और लकड़ी काटने के औजारों का पूरा अनुभव था। वो अकेला रहता था और उसके पड़ोसी उसे चुपचाप और गुस्सैल आदमी के रूप में जानते थे। कई बार उसने छोटी छोटी बातों पर लोगों से बहस की थी, लेकिन कोई बड़ा अपराध रिकॉर्ड नहीं था। पहली नज़र में वो बस एक झगड़ालू, अकेला इंसान लगता था। पर अब सभी सुराग उसी की ओर इशारा कर रहे थे। एफबीआई ने जो टाइमलाइन बनाई, वो बेहद डरावनी थी। अगस्त 2016, थॉर्न की मुलाकात डेनियल और सवाना से ट्रेल पर होती है। कोई झगड़ा, कोई बहस, शायद किसी जगह या शोर को लेकर। थॉर्न का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दोनों पर हमला करता है, शायद चाकू या बंदूक से। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। घबराहट में थॉर्न भालू के हमले का नाटक करता है। तंबू जलाता है, सामान बिखेर देता है, ताकि लगे कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया। लेकिन यह कोशिश अधूरी रह जाती है, क्योंकि सबूत अधूरे थे। न पंजों के निशान, न खून के छींटे।
थॉर्न जानता था कि जल्दी या बाद में खोज होगी, तो वह शवों को पास में छुपा देता है, शायद मिट्टी या चट्टानों से ढक देता है, फिर वहां से निकल जाता है। 1 साल तक वो चुप रहा, पर अपराध का डर हर दिन उसे खा रहा था। हर आवाज उसे याद दिलाती थी कि शायद कोई उन शवों तक पहुंच गया हो। फिर 2017 की गर्मी में वो दोबारा लौटा। वही ट्रेल, वही इलाका, और उसने शवों को खोदा। अब वो सड़ चुके थे, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो किसी इंसान को कांपने पर मजबूर कर दे। उसने शवों को काटना शुरू किया, हड्डियां तोड़ी, सिर अलग किया, और सवाना की खोपड़ी पर जो निशान मिले वो दिखाते हैं कि उसने शायद गोली का घाव छुपाने के लिए ऊपरी हिस्सा काटा था। उसने सभी हिस्सों को छोटे छोटे बैग में रखा, अपनी पिकअप ट्रक में लादा और 60 मील दूर एक नई घाटी में फेंक दिया। फिर अपनी कार पूरी तरह साफ की, कनाडाई सीमा तक गया और गायब हो गया। FBI ने 2024 में आधिकारिक बयान जारी किया। मार्कस थॉर्न को डेनियल और सवाना मूर की हत्या के मामले में प्रमुख और एकमात्र संदिग्ध माना जाता है। उसके खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उसकी तस्वीर, ड्राइविंग लाइसेंस वाली एक पुरानी फोटो, अब इंटरपोल डेटाबेस में है। देश भर के हर पुलिस स्टेशन में उसका नाम वांटेड की लिस्ट में है। तस्वीर में वो एक मध्यम आयु का आदमी है, बाल झड़ चुके हैं, गहरी आंखें और एक खाली, ठंडी निगाह। डेनियल और सवाना मूर के परिवार को अब सच तो पता चल गया, पर शांति नहीं मिली। उन्होंने 8 साल इंतजार किया, हर फोन कॉल, हर रिपोर्ट पर उम्मीद की कि शायद उनका बेटा बेटी जिंदा मिल जाए। लेकिन जब सच्चाई आई, वो उम्मीद भी टूट गई। मामला अब कागजों पर सुलझा है, पर न्याय अधूरा है, क्योंकि हत्यारा अब भी आजाद घूम रहा है। कहीं न कहीं, शायद किसी दूसरे देश में, किसी और नाम से, वो आदमी आज भी जिंदा है। वो आदमी जिसने एक महिला की खोपड़ी को बड़ी की आरी से आधा काट दिया था। और कोई नहीं जानता वो अब कहाँ है या कब उसे न्याय मिलेगा। संदिग्ध की पहचान हो गई, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। केस फाइल बंद, पर कहानी अब भी जिंदा है। कई रहस्य वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी हवा में लटके रहते हैं, जैसे किसी अधूरे वाक्य की तरह। डेनियल और सवाना की कहानी एक याद दिलाती है कि कभी-कभी प्रकृति नहीं, इंसान ही सबसे खतरनाक शिकारी होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ट्रू क्राइम, अनसुलझे रहस्य और डरावनी सच्ची घटनाएं जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सबसे ज़रूरी, कमेंट करें और बताएं कि आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारी अगली कहानी बन सकता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ऐसी ही सच्ची कहानियां सबसे पहले देखने के लिए।